अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेट। माय नेम इज़ मोहम्मद हसन खान और हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आज उसे इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहले वाला काम कर लिया होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ए इज इक्वल्स टू 1 2 5 7 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 3 6 7। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में और भी पार्ट्स हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ पार्ट्स निकाले हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इसके जैसे ही हैं। मीन्स जैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट है तो आपके पास वहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट होगा, तो जिस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपने ज़रा ऐसे केयरफुली देखना है बेटा। हम स्टार्ट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट आपको करना होगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं बुक के लिए वो आपने खुद से परफॉर्म करने हैं। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से बिल्कुल पूरे प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट है बेटा, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपको ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। मतलब आपने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है, पर क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपने निकालनी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट जो आपको दिया हुआ होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है पूरा सेट, जो मैंने आपको पहले समझाया भी था, जिसमें ए और बी के सारे सेट मौजूद होते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने ज़रा देखना है कि यहाँ पर आपने ए कॉम्प्लीमेंट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस है। मीन्स किसी भी एलिमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ बी है हमारे पास, अगर हमारे पास बी और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो बी का मतलब क्या होगा, हमारे बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस बी। मीन्स किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हम उसके आगे यू माइनस लगा देते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था तो हमने यू माइनस ए कर दिया ऐसे, और यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट के सारे एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो यू की जगह पर जो है वो हमने लिखा यू का सेट यहाँ पर, और ए की जगह पर हमने लिखा ए का सेट। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, अब जो आपके पास सेम एलिमेंट है हम उसे कट करोगे। माइनस के ऑपरेशन के अंदर आप क्या करते हो, जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो पहले आप यू का सेट लिखते हो, देन आप ए का सेट लिखते हो, और दोनों एलिमेंट जो सेम होते हैं उन्हें आप कैंसिल आउट करते हो। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट सेट में क्या बचा मेरा बेटा, 3 बचा, 4 बचा और 6 बचा। तो जो आपका आंसर आ गया, जो आपकी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3 4 6। इस तरह से बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन है वो बी कॉम्प्लीमेंट का है, जो आपने खुद से करना है। इसके बाद बुक के अंदर पेज नंबर 19 के ऊपर सेकंड वाला, उसमें क्या होगा, आपने सेम क्वेश्चन बेटा इस तरीके से परफॉर्म करना है। बस यहाँ ए की वैल्यू की जगह, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है बेटा ए, इस वैल्यू की जगह बी की वैल्यू को आप रख दोगे और अपने आंसर में जो आपका आंसर होगा उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा देखो। अब आपके पास यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ। बेटा ऐसे पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, मीन्स यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन, दो ऑपरेशन आ रहे हैं। एक ऑपरेशन तो इंटरसेक्शन का है, आपने इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करना है, और दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें किस तरह से बेटा सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर आपके पास दो ऑपरेशन है सेट के। अब आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई हम पहले इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें या इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। तो बोर्ड मास का एक रूल होता है मैथ्स का, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल के बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ओपन या ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। मीन्स अगर कहीं पर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और ब्रैकेट आ जाए तो आप पहले ब्रैकेट के इन साइड की वैल्यू को खत्म करते हो। तो आप जो है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट है तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, उसके बाद फिर जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो किस तरह से, अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट नहीं पता, तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट वी फाइंड। हम पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स कॉम्प्लीमेंट को हम भूल गए, कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। तो ए की जगह पे आपके पास यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज लिख दी ताकि आसानी हो आपके लिए। ए की जगह पे आपने ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 2 5 7, और बी की वैल्यू क्या है 1 3 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन में क्या करते हो, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो सेम एलिमेंट होते हैं, इस तरह यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन होगा तो कॉमन चेक करेंगे, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर अगर यूनियन होगा तो अरेंज करेंगे। ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जरा देखो, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे किस तरह से कॉमन देखेंगे,
यहाँ पर 1 कॉमन है पहले और दूसरे साइड में, और यहाँ पर 7 कॉमन है, ठीक है। तो 1 और 7 हमने अपने आंसर में लिख दिया। अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम उसके बाद मैंने कहा था किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो, इन शॉर्ट उसके आगे आप क्या लगा देते हो, यू माइनस, ठीक है। यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट लगा देना, मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो आ गई थी, अब आप इसका क्या निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो आपने इसके आगे यू माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर बेटा आपने यू के साइड की जगह पे यू की वैल्यू लिखी, बीच में क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दिया, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे आपने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को लिख दिया। अब देखो माइनस में क्या करते हैं मेरा बेटा, माइनस में जो सेम एलिमेंट होते हैं उससे कट करते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 2 3 4 5 6 बचा। तो आपने जो आंसर में लिख दिया, जो वैल्यू आया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की, वो क्या आई, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद था, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद नहीं है। किस तरह से, मीन्स यहाँ पर आपको अलग से ए के ऊपर अलग कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और बी के ऊपर अलग कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको इस वाले वे से सॉल्व नहीं करना, रॉन्ग हो जाएगा, आपने उसके अलग वे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। तो आपके पास यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू का बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू के साथ क्या निकालो, इंटरसेक्शन निकालो। तो ये बहुत सिंपल है, मीन्स यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो सादा ए और सादी बी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो सिर्फ ए और बी की हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए, ए और बी की वैल्यू का इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। तो किस तरह से आप निकालोगे बेटा, ज़रा देखो। पहले आप ए की मदद से, मीन्स ए की वैल्यू की मदद से ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन दोनों का आंसर आने के बाद दोनों के बीच में क्या निकाल लोगे, इंटरसेक्शन। किस तरह से ज़रा देखिएगा। अब आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। तो आपने यहाँ पर u की जगह पे u का साइड लिख दिया, बीच में क्या लगा दिया बेटा, माइनस, और a की जगह पे a का साइड लिख दिया। अब आप दोनों को देखोगे कि कौन कौन से दोनों साइड के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं सेम। तो आप 1 से 1 को कैंसिल करोगे, 2 से 2 को कैंसिल करोगे बेटा, और 5 से 5 को कैंसिल करोगे, देन 7 से 7 को कैंसिल करोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके पहले सेट के अंदर कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो बचे, 3 बचा बेटा, 4 बचा और 6 बचा, ठीक है। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, 3 4 6। इसी तरीके से आप बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट करोगे। आपने यू की जगह पे यू का सेट लिखा, बीच में क्या लगा दिया, माइनस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में जो है वो माइनस होता है, और बी की जगह पर आपने बी का सेट लिख दिया। दोनों में डिफरेंस देखा बेटा, दोनों में सेम एलिमेंट कौन से थे, 1 था, 1 से 1 कैंसिल, 3 था, 3 से 3 कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल, और 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 4 और 5। तो 2 4 और 5 जो है वो आपके बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू आ चुकी है, तो हम ए की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे जो हमने निकाली है, सिंपल वाले ए की वैल्यू नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का बोला था। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हम बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। और 4 जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, तो 4 हमारा जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। अब आपका यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने असाइनमेंट में करने हैं, फुल इसके पेपर में करने हैं मेरा बेटा। और अब जो है वो आपका काम थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, और जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल जो है वो अच्छे से तेज़ी के साथ काम को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ज़रा देखिएगा, आपके पास ये यू की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है। मीन्स आपको पता है हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, ये बात तो आपको अभी तक पता लग गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट्स भी दिए हैं कुछ, यहाँ पर आपको फाइंड किया हुआ है। ए पार्ट में आपसे बोला हुआ है कि आपने ये जो है वो पार्ट्स को सॉल्व करना है, फाइंड करना है इनकी वैल्यूज़ को। बी पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने वेन डायग्राम बनानी है। क्या बनानी है बेटा आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम आपके लिए जो है वो कह सकते हैं कि न्यू बात है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी समझेंगे और बहुत ज़्यादा इजी है, तो डोंट बी टेंस, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा अब यहाँ पर आपके पास बोल रहे हैं प्रूव डैट। आपने सी पार्ट में क्या करना है, आपने सी पार्ट के अंदर आपको दो मीन्स आपको बीच में इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, मीन्स आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपने दोनों को प्रूव करना है, साबित करना है, ठीक है, कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। वो किस तरह से बेटा वो तरह देखेंगे,
सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से सॉल्व करना है। मींस ये वाले क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में भी यही वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी, बी पार्ट में भी यही वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी और सी पार्ट में भी यही वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी। जो वेन डायग्राम है बेटा वो किन किन क्वेश्चंस की बनानी है, लिखा हुआ देखो, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द अबव। जो आपके पास ऊपर पार्ट्स हैं, मींस ये जो बुक में आपको टोटल 6 पार्ट्स दिए हुए होंगे, मैंने यहाँ पे 3 निकाले, इन सब की आपने वेन डायग्राम को मेरा बेटा क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ज़रा देखो, पहला हमारा जो पार्ट है वो बहुत सिंपल है। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है। वो क्वेश्चन इस तरह से क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले मैथ्स का रूल है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद फिर ब्रैकेट के आउटसाइड की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि पहले आप ए यूनियन बी निकाल लोगे और ए की वैल्यू थी 1 3 और बी की वैल्यू थी 2 और 4। सिंपल था मेरा बेटा। तो आपने क्या करा, ए की जगह पे आपने 1 3 लिख दिया और बी की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 2 और 4 लिख दिया। देन आपने क्या करना है, आपने जो है वो यूनियन में क्या करते हो, आप 1 2 3 4 अरेंज करके लिख देते हो। आपने ए के सेट के भी सारे एलिमेंट और बी के सेट के भी सारे एलिमेंट को एक जगह लिख दिया। ठीक है, तरतीब से। तो 1 2 3 4 आपकी किसकी वैल्यू आई है अभी, ए यूनियन बी की। जब ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई तो आप ए यूनियन बी की जगह पे ए यूनियन बी की वैल्यू को ही प्लेस करोगे। आपने लिखा ए यूनियन बी की जगह पे ए यूनियन बी की वैल्यू को आपने रखा, बीच में आपने बेटा क्या लगाया, यूनियन, और सी की जगह पे सी का सेट है आपके पास 5, तो सी की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 5। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में जो है वो अरेंज कर लिखते हैं, सिंपल है। तो आपने यूनियन में क्या कर दिया, 1 2 3 4 तक, तो यहाँ तक इसका आंसर था। नेक्स्ट एलिमेंट जो था वो मतलब सी के सेट में भी एक एलिमेंट और आ रहा था, उसके आगे का 5। तो आपने यूनियन में सारे एलिमेंट्स को क्या कर लिया मेरा बेटा, अरेंज करके लिख दिया। तो आपके पास इसका तो आंसर आ गया। अब इसी की आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली इज इन्वेंटेड बाय जॉन वेन। वेन डायग्राम जिस मैथमेटिशियन ने इन्वेंट की, तो उसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, इस तरीके उसने अपने नाम के ऊपर जो है वो इस डायग्राम को इन्वेंट करा। ये बहुत सिंपल है। वेन डायग्राम के अंदर आप जो है वो एलिमेंट्स को, ऑपरेशंस को दिखाते हो, मींस कैलकुलेशन के थ्रू नहीं दिखाते, डायग्राम्स के थ्रू दिखाते हो। ठीक है, तो आप ज़रा देखो उसको किस तरह से दिखाएंगे। मींस आप या सपोज कर लो आपने 3 सर्किल बनाने हैं और तीनों सर्किल को देखो आपस में आपने इस तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह यहाँ मैंने किया हुआ। ठीक है, आपके पास हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, मैं ज़रा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास ये वेन डायग्राम है और ये आप समझ लो ए का सेट है, ये जो है वो बी का सेट है और ये जो है वो सी का सेट है। तीनों डायग्राम देखो, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ, वो ये रहा, ये हमारा तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब ज़रा देखो कि आपके पास ए के सेट में 1 3 आपने यहाँ लिख दिया, बी के सेट में 2 4 है, आपने यहाँ लिख दिया। देखो ए और बी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो ये है। मींस अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता, मींस ए के सेट में भी 2 होता और बी के सेट में भी 2 होता, तो वो हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि वो दोनों सेट में मौजूद होता है। क्यों लिखते हैं सर, क्योंकि दोनों डायग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, और जो दोनों सेट में सेम होता है, इंटरसेक्ट हो रहा होता है, इसे हम यहाँ लिखते हैं मैथ्स के रूल के मुताबिक। ठीक है मेरा बेटा, तो अब ज़रा देखो यहाँ पर आपने किस तरह से सॉल्व करना है वेन डायग्राम को। आपने ए की जगह पे 1 3 लिखा, बी की जगह पे आपने 2 4 लिखा और सी की जगह पे आपने 5 लिख दिया। मीन्स ये समझ लो सेट हो गई, ए का सेट, ये बी का सेट और ये सी का सेट। यूनिवर्सल सेट से सारे सेट निकलते हैं। मीन्स किस तरह से, यूनिवर्सल सेट आपका मेन सेट होता है। मीन्स जो एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं वही एलिमेंट्स आपके ए में भी होते हैं। मीन्स ए बी सी, आपको क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, आपको ए का सेट दिया हुआ है, आपको बी का सेट दिया हुआ है, आपको सी का सेट, वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब वेन डायग्राम्स बनाते हैं तो वेन डायग्राम का तरीक़ेकार ये है कि हम पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ही सारे सेट्स आ रहे होते हैं, इसलिए हम ए बी और सी को यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखते हैं। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जब भी किसी भी क्वेश्चन की वेन डायग्राम को बनाना हो सेट के चैप्टर के अंदर, तो आपने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करा, उसे आपने यू कहा, देन आपने ए पहले आता है तो आपने ए की वेन डायग्राम पहले बना दी, देन बी की वेन डायग्राम, देन सी की वेन डायग्राम। ठीक है, तो अब आपने देखा कि आपने यहाँ पर जो ऑपरेशन आपका हो रहा है वो यूनियन है, ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी है। आप देखो, आप अपने आंसर पे फोकस करते हो, लास्ट जो है वो आपने जो वैल्यू निकाली है वो यूनियन सी के साथ निकाली। ये थोड़ा सा सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इसे गौर से समझोगे तो, वरना तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखो, अब आपने क्या करना है, यूनियन के अंदर आप होल डायग्राम को शेड करते हो और इंटरसेक्शन में आप कुछ एरिया को, मीन्स यूनियन के अंदर होल एरिया, इंटरसेक्शन में लिमिटेड हिस्सा जो है वो शेड होता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यूनियन की। तो यूनियन में आप इस तरह से पूरी डायग्राम को क्या कर दोगे, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी शेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप पेंसिल से चाहो तो ब्लू कलर से डायग्राम को ऐसे शेड कर सकते हो। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर हमने यूनियन निकाला था ए का, बी और सी का। इस तरीके से हमने पूरे एरिया को क्या करा, शेड करा। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगी। अब देखो, अब हमारी जो सेकंड वेन डायग्राम है, इसमें आपने जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत सिंपल है। आपने इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पहले ए यूनियन बी था, ये बिल्कुल सिमिलर है इसके जैसा है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो दोनों में आपने दोनों ए की जगह पी की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, बीच में इंटरसेक्शन। कोई भी एलिमेंट सेम नहीं था तो हमारा नल सेट आंसर था, मींस आंसर नहीं, नल सेट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या बोला, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है मेरा बेटा, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है नल सेट, ठीक है। अब आपके पास सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास 5 थी। उसके बाद आपने कहा था कि पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, जब वो आ जाए तो उस वैल्यू का सी की वैल्यू के साथ यूनियन निकाल लेना। तो यूनियन में क्या करते थे, अरेंज करते थे, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर आपने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को यहाँ लिख दिया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, यूनियन में अरेंज करके लिखते हैं, इस सेट में तो कोई एलिमेंट मौजूद है ही नहीं, इस सेट में तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास सिर्फ यहाँ अकेला 5 है, तो आप 5 को ही यहाँ पर लिख दोगे, अरेंज तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम देखो ज़रा, इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, बहुत सिंपल है। इसमें आपने देखना है, अच्छा आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास ये जो वेन डायग्राम है, ये जो ए और सी इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो ये वाला हिस्सा है, बी और सी इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो ये वाला हिस्सा है, और ए और बी दोनों जब सेट इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये बात मैं आपको, और जब जिस पॉइंट पे आके तीनों वेन डायग्राम्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं, वो आपकी ये वाली पॉइंट है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कोई ऐसा एलिमेंट जो ए और बी में आता हो तो उसे हम यहाँ लिखेंगे, कोई ऐसा, एक मिनट, कोई ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में मौजूद हो तो उसे हम यहाँ, फॉर एग्जांपल 2 दोनों में मौजूद हो तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा एलिमेंट जो बी और सी में मौजूद होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, कोई ऐसा एलिमेंट जो ए और सी में मौजूद होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब इसमें आपने यूनियन के आखिर में सिंबल को दिखाना है, तो मीन्स हमने यूनियन में जब आप देखते हो, देखो ए और बी, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के सेट के भी आप सारे एलिमेंट ले लेते हो और बी के सेट के भी आप सारे एलिमेंट, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेते हो और उनको तरतीब से लिख देते हो। तो याद रखना बेटा कि यूनियन में जब सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है, इसी तरीके से यूनियन के अंदर जब हम वेन डायग्राम को बना रहे होंगे तो यूनियन में जो उसका एरिया होगा वो सारा कवर होगा। जिस तरह से सारे एलिमेंट को लिया जाता है, इसी तरीके से जो वेन डायग्राम का हिस्सा होता है वो भी सारा शेड होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट को लिया जाता है। इसी तरीके से वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन में कुछ एरिया शेड होगा। जब इंटरसेक्शन दिखाना होगा तो वेन डायग्राम में हम कुछ एरिया को, लिमिटेड एरिया को शेड करेंगे मेरा बेटा, वो कौन से, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और जब आपने यूनियन दिखाना होगा तो आप होल एरिया को शेड करोगे, जिसका भी यूनियन दिखाना होगा। मीन्स यहाँ पर हमने दिखाना है कि यू की मीन्स हमने यहाँ पर दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो आ गई, लेकिन उसकी वैल्यू का सी की वैल्यू के साथ हमने क्या दिखाना है, यूनियन दिखाना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, अब ए बी तो ये रहा, और सी जो है, क्योंकि सी का हमने यूनियन दिखाना था ए और बी की वैल्यू के साथ, तो हम यहाँ पर सी की वेन डायग्राम को हाईलाइट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सी का हमने यूनियन निकालना था। सर अगर सी का इंटरसेक्शन निकालना होता तो क्या करते हैं बेटा, देखो सी का अगर इंटरसेक्शन निकालना होता, सी का हमें अगर इंटरसेक्शन चाहिए होता तो हम सी के ये वाले एरिया को क्या करते, शेड करते, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना था। लेकिन अभी हमें इंटरसेक्शन नहीं निकालना, अभी हमें सी का यूनियन निकालना था, तो हमने सी के ये वाले एरिया को, क्योंकि सी का ये वाला एरिया था, क्योंकि इसमें यूनियन कैसे आया, इसमें ए का भी हिस्सा आ गया बेटा, इसमें बी का हिस्सा भी आ गया, और इसमें ये सी का हिस्सा भी आ गया। सर तो सर होल डायग्राम शेड क्यों नहीं करी, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमने ऊपर क्या करा था, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला था, ए और बी का क्या निकाला था, इंटरसेक्शन निकाला था। तो यहाँ पर आप चाहो तो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों दिखा सकते हो। लास्ट क्लास में भी मैंने इस तरह से दिखवाया था कि आप इंटरसेक्शन को ब्लू से दिखा दो और यूनियन को ब्लैक से। इंटरसेक्शन क्योंकि देखो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला था, तो आप यहाँ पर ब्लू कलर से इसको शेड दे देना। और इंटरसेक्शन में आपका कुछ भी, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं था, एम्प्टी सेट था, तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर आपने क्या निकाला था, इसका यूनियन निकाला था, तो यहाँ पर आप इसको होल डायग्राम को शेड कर देना। जब आप यूनियन को ब्लैक से दिखा देना बेटा और इंटरसेक्शन को ब्लू से दिखा देना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिएगा ज़रा बेटा अपना थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किया हुआ है। यहाँ पर आपको बी यूनियन सी को पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो बी यूनियन सी के ऊपर है। देन आप जब बी यूनियन सी की वैल्यू आ जाए तो फिर आपने ए की वैल्यू के साथ उसका इंटरसेक्शन जो है वो निकाल लेना है।
अब आप क्या करोगे, बी की जगह पे बी की वैल्यू को लिखोगे, बी के सेट को लिखोगे, बीच में यू, यहाँ पर यू, और सी की जगह पे सी के सेट को लिखोगे। दोनों को यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो यूनियन में 2 यहाँ से लिखा, 2 के बाद क्या आता है 4, 3 आता है, 3 मौजूद नहीं है तो 3 को नहीं लिखेंगे, यहीं पे जो एलिमेंट्स होंगे उसी को ही अरेंज कर कर लिख देंगे। और 4 के बाद क्या आता है 5। तो ये तो हमारा निकल गया क्या, यूनियन। देन जब ए, अब हाँ यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू की जगह पे हमने ए की वैल्यू लिखी, बीच में क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी की जगह पर जो हमने अभी कैलकुलेट की थी यहाँ पर ब्रैकेट वाली वैल्यू को यहाँ पर हमने लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर बी और सी को कंबाइन करके एक वैल्यू को यहाँ पर हमने बना लिया, उसका यूनियन निकाल लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए की वैल्यू का और बी यूनियन सी की वैल्यू का। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट को चेक करते हैं, यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ अगर 2 होता तो हमारा आंसर भी 2 होता, लेकिन अगर है ही नहीं कुछ भी एलिमेंट तो हमारा नल सेट आंसर है, सिंपल। अब इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, इसकी वेन डायग्राम ज़रा देख लेना। इसमें आपको आंसर के ऊपर हम फोकस करते हैं। अगर आंसर में हमारा इंटरसेक्शन पे खत्म हो रहा है तो हम इंटरसेक्शन को देखते हैं, आंसर हमारा यूनियन पे खत्म हो रहा है तो हम यूनियन को देखते हैं। चाहो तो आप दोनों पॉइंट को दिखा दो। अब ज़रा देखिएगा किस तरह से दिखा सकते हैं हम। यहाँ पर आप देखिएगा इस पार्ट के अंदर हमने 2 ऑपरेशंस करे हैं, एक यूनियन का करा है और एक इंटरसेक्शन का। तो दोनों पॉइंट्स को हम किस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब दोनों जो आपके ऑपरेशंस है, दोनों ऑपरेशंस को हम एक वेन डायग्राम में किस तरह से दिखा सकते हैं, ज़रा देखिएगा। पहले आपने क्या कैलकुलेट करा मेरा बेटा, बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो बी यूनियन सी, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ये वाला हिस्सा। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कैलकुलेट करते तो हम यहाँ शेड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या कैलकुलेट करा है, अभी हमने कैलकुलेट करा है बी यूनियन सी। यूनियन में क्या करते हैं, बी के सेट के सारे एलिमेंट लिए होंगे और सी के सेट के सारे एलिमेंट लिए होंगे, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम बी की पूरी वेन डायग्राम को, क्योंकि बी यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिए होंगे, बी के भी और सी के भी सारे एलिमेंट्स लिए होंगे, तो सी की भी पूरी वेन डायग्राम को शेड कर सकते हैं। देन फिर हमने क्या करा, बी यूनियन सी की वैल्यू के साथ ई की वैल्यू का इंटरसेक्शन लिया था। बस आपने 2 बातें याद रखनी है, सिंपल सी। इंटरसेक्शन में लिमिटेड एरिया और यूनियन में होल एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर ए का भी यूनियन लेते तो आप ए की भी पूरी वेन डायग्राम को शेड कर देते, लेकिन आपने ए का यूनियन नहीं लिया, आपने ए का इंटरसेक्शन लिया बी यूनियन सी की वैल्यू के साथ, जो कि आपका आया नल सेट, ठीक है। तो आप जो ए का और जो बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, और जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये। तो आप यहाँ पर दोनों को, क्योंकि बी और सी दोनों हैं, तो आप इस वाले एरिया को शेड कर दोगे, ए वाली वेन डायग्राम को होल शेड नहीं करोगे। चल होल शेड क्यों नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ आपने ए का इंटरसेक्शन निकाला है। यूनियन निकालते तो ए की भी पूरी वेन डायग्राम होल शेड हो जाती, सिंपल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़रा देखो बेटा, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का ही हिस्सा है, लेकिन पार्ट सी है, और ये पार्ट सी बहुत सिंपल है। ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप पहले कर चुके हो, बस ये 2 आपको थोड़े नए तरीके से आएगा, जो कि आपने प्रूव करने हैं। वो प्रूव कैसे करने, देखो आपके पास जो इज इक्वल्स 2 साइड्स हैं, ये एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। कैसे आइडेंटिफाई करा हमने 2 साइड्स हैं, क्योंकि बीच में आपके पास क्या आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू आ रहा है। तो इज इक्वल टू के पहले वाली साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और बाद वाली साइड आपकी राइट हैंड साइड हो गई। यहाँ पर देखो बेटा, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा थी। चाहो तो आप राइट हैंड साइड को इसके नीचे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब ज़रा देखो, यहाँ पर आपने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, और आपको पता है कि जब आपके पास सेपरेट करके कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, देन आप बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। ये मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपल सा यू का सेट लिया, देन माइनस, फिर ए की वैल्यू ली, दोनों का माइनस निकाला तो क्या आया 2 4 5। इसी तरीके से आपने बी कॉम्प्लीमेंट लिया, दोनों की वैल्यूज़ आ गई, तो आपने दोनों की वैल्यूज़ को क्या निकाल लिया बेटा, यूनियन निकाल लिया। तो आपने ए की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, बी की जगह पे आपने सिंपल बी कॉम्प्लीमेंट लिखा। यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तो 1 1 के बाद 2 यहाँ से लिया, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 और 5 दोनों में था, लेकिन दोनों में 2 दफ़ा नहीं लिखते, 1 टाइम लिखते हैं, क्योंकि साइड की डेफिनेशन डिस्टिंक्ट है, आपको पता है, आप इस बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आपका एक साइड का जो आंसर आया है वो आया है 1 2 3 4 5। अब आप देखो सेकंड साइड का आंसर किस तरह से, यहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। इसका तरीकेकार सॉल्व करने का डिफरेंट है। आपने लिखा है यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड ले रहे हो अब, तो आप बताओगे भी।
अब आप पहले, आपको पता है बोर्ड मास रूल, आप पहले ब्रैकेट के इनसाइड की वैल्यू को सॉल्व करोगे। आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला, आपने ए की जगह पे 1 3 लिखा, देन आपने बी की जगह पे 2 4 लिखा। दोनों का इंटरसेक्शन जब निकाला तो आपके पास क्या आया बेटा, नल सेट आया। नल सेट मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं था, तो आपने नल सेट को यहाँ लिख दिया। देन उसके बाद क्या लगा हुआ था, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ था। तो अब आप, जब आपके पास इनसाइड की वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, तो फिर आप इसके ब्रैकेट के ऊपर का क्या सॉल्व करोगे, कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करोगे। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उस वैल्यू के क्या लगा देते हैं बेटा, u माइनस। u माइनस के बाद आपने a इंटरसेक्शन b लिखा, देन आप क्या करोगे, u माइनस a इंटरसेक्शन b। u की जगह पे आपने लिखा u की वैल्यू जो कि आपको सवाल में गिवन है 1 2 3 4 5, और a इंटरसेक्शन b की जगह पे जो कि आपने आंसर निकाला है a और b का इंटरसेक्शन वो क्या आया है, नल सेट, आपने इसकी जगह पे वो वैल्यू लिख दी। दोनों में आपने चेक करा, माइनस में क्या करते हो, दोनों एलिमेंट में जो दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद होते हैं उसे क्या करते हो, कैंसिल। लेकिन इस सेट में तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है और पहले वाला सेट आपका पूरा बच गया, तो आप पहले वाले सेट को उठाकर यहाँ पर आंसर में लिख दोगे, सिंपल। तो आप देखो यहाँ पर आपके पास ये बात प्रूव हो गई। आप चाहो तो लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यहाँ आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है, सिंपल सा आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड इसके नीचे आप लिख देना, ठीक है। अब आपको पता कैसे चला कि हमने क्वेश्चन ठीक करा है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपने खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आपने इसको खुद से ट्राई करके इसी के आगे आपने सॉल्व करना है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने जो नंबरिंग फॉलो करनी है क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आपने एंड में करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको बुक में, आपने उसी तरीके से चलना है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इस तरीके से पूरा आपने नंबरिंग बुक वाली फॉलो करनी। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें आपने इज इक्वल्स टू और नॉट इज इक्वल्स टू बताना है। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से इंशाल्लाह सुना है तो आप उन फिल इन द ब्लैंक्स को, ट्रू फॉल्स को और MCQs को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और आपने थोड़ी सी बुक को भी रीड करना होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आप देखो ज़रा, आप क्वेश्चन नंबर 10 को फाइंड बी व्हेन मींस, आप इसमें थोड़ा सा आपको चेंज है। इसमें क्या करा है कि आप ज़रा देखो, आपके पास जो है वो ए का सेट दिया है, ठीक है, आपके पास जो है वो बी का सेट नहीं दिया, आपके पास डायरेक्ट आंसर दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो दे दिया, और उसके बाद ए यूनियन बी का जो आंसर है वो दे दिया। अब आपको फाइंड करना है बी का सेट। आपको क्या फाइंड करना है, बी का सेट। मीन्स उन्होंने आपको बस शॉर्ट में क्या दिया कि फाइंड बी, आपने बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसे वेन डायग्राम की मदद से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ज़रा देखो किस तरह से करेंगे। आपको पता है कि जब आपके पास ए का सेट होता है, मीन्स आपने मतलब ये ए की वेन, आपने यहाँ पर यू का सेट बना दिया, सिंपल, ठीक है। ये आपकी ए की वेन डायग्राम हो गई क्योंकि पहले ए आता है, और ये आपकी बी की वेन डायग्राम हो गई, सिंपल, ठीक है। अब आपने ए के सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। तो सर आपने ए के सेट में सिर्फ 2 और 4 क्यों लिखा, आपने 6 और 8 यहाँ क्यों लिखा। तो बेटा अगर आप ज़रा गौर से देखो कि ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी जब हमने इन्होंने निकाला होगा तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि इंटरसेक्शन हमारा वो ऑपरेशन है कि जब भी आपके पास दोनों सेट में सेम एलिमेंट मौजूद होते हैं वही हम आंसर में लिखते हैं। तो इसका मतलब 6 और 8 बी के सेट में भी होंगे, जब भी तो आपके पास आंसर आया है 6 और 8, क्योंकि ए के सेट में तो है, लेकिन जब इन्होंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला होगा तो 6 और 8 वो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों साइड में आप लिखते हो, ये जो इंटरसेक्शन जब आप निकालते हो। तो बी, ये कॉमन सेंस थोड़ा सा हमने यूज़ करना है अपने दिमाग का, इंशाल्लाह ज़रूर होगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बी के सेट में आपको पता लग गया कि भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते हुए कि 6 और 8 अगर ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में लिखे हुए हैं और इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों साइड के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए 6 और 8 बी में भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर 6 और 8 ऐसे एलिमेंट थे जो ए के सेट में भी मौजूद थे और जो बी के सेट में भी मौजूद थे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 6 और 8 दोनों की डायग्राम जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने उन एलिमेंट्स को यहाँ बीच में मिड में लिख दिया, सिंपल, ठीक है। तो ज़रा देखो आप किस तरह से, ये आपका मैं दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये ए का सेट है और ये बी का, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास इन्होंने एक आंसर और दिया हुआ है आपको, ए यूनियन बी, ठीक है।
तो ए के यूनियन में आप क्या करते हो, ए के सेट के सारे एलिमेंट लिखते हो और बी के सेट के सारे एलिमेंट लिखते हो। तो देखो ए के सेट में तो आपको पता था कि 2 4 6 8 है, और आपको बी के सेट के भी 2 एलिमेंट पता लग चुके हैं, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन की मदद से, ये वाले आंसर की मदद से आपने पता लग गया कि भाई इंटरसेक्शन में लिखे हुए हैं, तो बी के सेट में भी आ रहे होंगे। अब आप ज़रा देखो यूनियन में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इंटरसेक्शन के आंसर में नहीं थे और ए के सेट में भी नहीं थे। अगर आप कंपेयर करो इन तीनों सेट्स को, तो आपके पास 5 और 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब आपने अब ए और बी का यूनियन निकाला होगा, तो आपने बी के सेट के भी एलिमेंट लिखे होंगे। तो बी के सेट के 6 और 8 तो एलिमेंट थे, क्योंकि वो हमें यहाँ से पता लग गया था, लेकिन बी के सेट में 5 और 7 भी था, क्योंकि आपने यूनियन निकाला। आपको आंसर से आपने कॉमन सेंस के थ्रू पता लगाया थोड़ा सा। आप तो आप यहाँ लिख दोगे 5 और 7। तो अगर हम थोड़ा सा जहन पे जोर डालते हुए देखें, तो हमारे पास जो बी के सेट के एलिमेंट हैं वो हैं 5 7 और 6 और 8। 6 और 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों सेट में आ रहे हैं। तो हमने सिंपल इस तरह से जो सेट कैलकुलेट कर लिया, जो सेट निकाल लिया, बी का सेट इसकी मदद से निकाल लिया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, मीन्स अगर आप दोबारा से ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो, तो देखो दोनों के सेट के अंदर आपके पास 6 और 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर बन रहा है सिंपल। और अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो, बेटा क्या निकालते हो, ए यूनियन बी। अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो, तो देखो ए का सेट आपने लिखा 2 4 6 8, यहाँ आपने देखा 5 6 7 8। आपने दोनों एलिमेंट को अरेंज किया तो ये बन गया 2 4 5 6 7 8। तो वही वैल्यूज़ बनने, इसका मतलब आपने बी का सेट अच्छे से कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, आपने खुद से कोशिश करनी है कि आप इसे करो, ठीक है। ये ठीक है, कोशिश कर लेना इंशाल्लाह। बाकी इसका आंसर पीछे मौजूद है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिमिलर इस तरीके से होगा, बस वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात इसको आप ठीक कर लेना कि मैंने जो इससे पहले वाले वीडियो में जो रिकॉर्ड हो गया था, यहाँ पर बी के ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ था, तो आप बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा लेना, मैं लगाना भूल गया था, ठीक है। तो एक बार याद रखिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं ना बेटा, तो वो आप बुक से ही अगर कॉपी करो और बुक से ही क्वेश्चन को देखो तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मैंने यहाँ पर सब देखकर ही लिखा है, लेकिन फिर भी अगर आप बुक से देखोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। मैथ्स में आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि जिसमें से 2 आप इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ इसका, लेकिन वैसे दी हुई है, ठीक है। तो आप ज़रा समझो। तो आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा। नंबर 1 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपके मैथमेटिशियन ने ये 3 प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। इन्होंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को भी चेंज करा और ब्रैकेट के ऑर्डर को भी चेंज करा। मुख्तलिफ़ तरीके से इन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करा, लेकिन आंसर दोनों साइड्स का इक्वल आया। वो किस तरह से, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा आपकी पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप ज़रा मेरी बात गौर से सुनना। जो आपकी एक्सरसाइज में, मीन्स जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन करना है वो ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नहीं करना, आपने उसको नाम दे देना है क्वेश्चन नंबर 11 का। आपको जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल लेटे, आपने ये वाला क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन की जगह, ठीक है बेटा। तो ज़रा देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 देन प्रूव दैट। अब आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपको पता है आमतौर पर जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं सेट से रिलेटेड, तो हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, यू की वैल्यू, सी की वैल्यू आमतौर पर दी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर भी इस वैल्यू में आपको क्वेश्चन अगर आ जाता है पेपर के अंदर, तो आपको बोलेंगे प्रूव दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को खुद से प्रूव करना होगा। बस आपको सेट्स दिए हुए होंगे। ये जो प्रॉपर्टी आपके पास लिखी हुई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी आपके पास लिखी हुई है ये वाली, ये आपके खुद से जहन में होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ सेट्स को चेंज किया हुआ है, ठीक है। देखो किस तरह से आपने ABCD तो हमें आती है। अगर हम पेपर में हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को खुद से बनाएंगे। ए बी लिखेंगे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर बी पहले कर देंगे और ए बाद में। अगर वो हमसे बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को सॉल्व करें, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, यूनियन। अगर वो बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन को सॉल्व करें, तो बेटा यूनियन का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, कह रहे हैं कि इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप सिर्फ ऑर्डर ऑफ सेट्स को चेंज करते हो। मींस आपने फॉर एग्जांपल घर जाना है, तो घर जाने के 2 रास्ते होते हैं आमतौर पे। आप गली से भी जा सकते हो और रोड से भी जा सकते हो। आना आपने कहा होता है घर में ही,
इसी तरीके से अगर आपने सॉल्व करना है किसी वैल्यू को, आप पहले ए यूनियन बी निकालो, तब भी आंसर सेम आएगा। आप बी यूनियन बी वाले सेट को पहले कर लो और ए को बाद में ले जाओ, लेकिन तब भी आंसर सेम आएगा। इस तरह से जब आप ऑर्डर ऑफ सेट्स को चेंज करते हो लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी चीज़ को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बोले साबित करने के लिए कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए है, द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर राइट हैंड कर लीजिएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो बोलने आपने अगर साबित करना है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या लानी है बेटा, बराबर लेकर आनी है, इक्वल लेके आनी है। देखो किस तरह से, आमतौर पर हमारी जो मैथ्स है वो इंग्लिश से स्टार्ट होती है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेते हैं। हमने कंसीडर करा लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए यूनियन बी। ए की जगह पे हमने सिंपल ए का सेट लिखा और बी की जगह पे हमने सिंपल बी का सेट लिखा, दोनों का यूनियन निकाल लिया। और आपको पता है, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो आपके पास ये आंसर आ गया एक साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, वो क्या आंसर आया, ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड आप किस तरह से लोगे, वही वाली बात बिल्कुल सेम यही। राइट हैंड साइड के अंदर आपने बी के सेट को पहले लिखना है और ए के सेट को बाद में, क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी क्या है, बी यूनियन ए है। तो 5 6 7 8 यूनियन 1 2 3 4। लेकिन जब भी आप यूनियन निकालते हो बेटा दो सेट्स का, तो आप जो है उसे अरेंज करके ही लिखते हो। तो सबसे पहले मैथ्स में 1 आता है तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और फिर देन यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं आपने मीन्स अरेंज करके लिख दिया। अरेंज करके लिखा तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब आपकी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुकी है बेटा, प्रूव हो चुकी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो थस द कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स आई ई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज प्रूव्ड। बोले जो कम्युनिटिव प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, यूनियन ऑफ सेट्स की, जो कि है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, वो क्या हो चुकी है बेटा, प्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, लेकिन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपने खुद से करना है, ठीक है। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपने खुद से करना है, एग्जाम्पल आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो आपकी जो एक्सरसाइज का सवाल है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होंगी बेटा। क्या होंगी, वैल्यूज़ चेंज होंगी, तो आप खुद से कर सकते हो। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपने एग्जाम्पल ही करनी है क्वेश्चन की जगह, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं करना। जो मैंने एग्जाम्पल करवाई है उसी को आपने क्वेश्चन नंबर 11 बनाकर लिखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव का मतलब होता है जुड़ना, फॉर एग्जांपल मिलना। अब देखो किस तरह से, आपको ये ए का सेट दिया हुआ है, ये बी का सेट और ये सी का सेट। बोल रहे हैं सॉल्यूशन में टू प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। वही जो पहले वाली बात बोलने, अगर आपने प्रूफ करना है ए यूनियन बी यूनियन सी को और ए यूनियन बी यूनियन सी से, इन दोनों में फ़र्क क्या है बेटा, इन दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ किसका है, ब्रैकेट का है। किसका है मेरा बेटा, ये जो ब्रैकेट है। आप इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट को चेंज करते हैं, मींस आपके जो सेट्स के वैल्यूज़ हैं उनको एसोसिएट करते हैं डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास ए सेपरेट है और यहाँ पर आपके पास सी सेपरेट है। हमने इन दोनों को एसोसिएट करा है डिफरेंट तरीके से, लेकिन हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ज़रा देखो किस तरह से हमने सबसे पहले करा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बताया हम ये वाली साइड हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप याद रखिएगा कि एग्ज़ाम पेपर के अंदर आप याद रखिएगा कि अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने ये जो प्रॉपर्टी आपको दी हुई है ना बेटा, ये वाली ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपने खुद से बनाकर इसे सॉल्व करना होगा। आपका कोई सवाल जो होगा वो सिर्फ यहाँ तक आएगा, आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ होगा वो सिर्फ यहाँ तक होगा। अब आपने खुद से अगर बनानी है, अगर आपसे कहा हुआ है कि आप प्रूव करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को, तो आप यूनियन वाली बनाओगे। अगर आपसे कहेंगे कि आप प्रूव करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप इंटरसेक्शन वाली बनाओगे। देखो किस तरह से, बहुत सिंपल है। देखो आपके पास आप जब बनाओगे खुद से, वो उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर भी ए बी और सी। अगर आप यूनियन की प्रॉपर्टी कर रहे हो तो बेटा इन दोनों के बीच में यूनियन आ जाएगा, सही है, ताकि आपको इसका रट्टा मारना लगे, आप इजीली समझ लो।
और अगर आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कर रहे हो तो इसकी यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक में आपने बेटा फर्स्ट वाली में आपने बाद में ब्रैकेट रखना है और सेकंड वाली में आपने पहले ब्रैकेट रखना है। ठीक है, इस तरह से आप इजीली बना पाओगे, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा देखें आपने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है आमतौर पर। किस तरह से आपको पता है, मैथ्स में पहले ब्रैकेट के इनसाइड की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो पहले हमने बी यूनियन सी को कैलकुलेट कर लिया। बी यूनियन सी तरीक़ेकार वही है बेटा, अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर हमने अरेंज करके लिख दिया तो हमारे पास बी यूनियन सी की जो वैल्यू आई है, तो देखिएगा बेटा बी यूनियन सी निकालने के बाद हमारे पास जो है वो इस तरह से, तो देखिएगा बेटा बी यूनियन सी निकालने के बाद हमारे पास जो बी यूनियन सी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, बी डी एफ जी एच आई। यूनियन में हमने दोनों को अरेंज करके लिखा था, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा होगा। तो आपके पास ए का सेट सवाल में मौजूद था, वो ए का सेट क्या था, ए सी ई जी। तो आपने यहाँ पे ए की जगह पे लिख दिया ए सी ई जी। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर यूनियन, और जो आपने बी यूनियन सी की वैल्यू निकाली है उसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू को लिख दिया, बी डी एफ जी एच आई। यूनियन में आप क्या करते हो, यूनियन में आप अरेंज करते हो, तो आपने ए की सारी वैल्यूज़ को और बी यूनियन सी की वैल्यूज़ को क्या करा, अरेंज करा। तो आपके बाद आंसर क्या आया बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब हम कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को कंसीडर करने जा रहे हैं हम बेटा, ज़रा देखिएगा। आपके पास ए यूनियन, इस राइट हैंड साइड में क्या है, आपके पास जब लेफ्ट हैंड साइड था तो उसमें बी यूनियन सी के ऊपर ब्रैकेट था, यहाँ पर आपके पास ए यूनियन बी के ऊपर ब्रैकेट है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपके पास जब ब्रैकेट होता है तो आप पहले ब्रैकेट के इनसाइड की वैल्यू को सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर आपने पहले ए यूनियन बी को कैलकुलेट करा है। ठीक है, ए यूनियन बी पे आपने जो है वो क्या करा बेटा, इन दोनों का यूनियन निकाला। यूनियन निकालने किस तरह से निकलता है वो आपको सिंपल बात है, आपने अरेंज कर लिख दिया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड से बढ़ जाते हैं, बाकी का रिमेनिंग सॉल्यूशन वहाँ पर है। तो हमारे पास ज़रा देखिएगा कि, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे पास जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो वहाँ पर है। तो हमने जब ए यूनियन बी की वैल्यू पहले निकाल चुके थे, तो हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आई थी ए सी ई एफ जी एच आई, और सी का सेट सवाल में मौजूद था। सी की जगह पे हमने लिख दिया बी डी जी एच। इन दोनों का यूनियन निकाला तो हमारे पास आंसर आया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई, ये बात साबित हो गई कि एल एच एस बराबर है आर एच एस के। इसी तरीके से आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, बुक आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो आपने करना है। एग्जाम्पल आपने नहीं करनी, चाहो तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल करनी है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली करनी है। ठीक है, तो आपने एंड में लिख दिया था द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स आई ई ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ प्रूफ्ड। सिंपल। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉस। डी मॉर्गन जो था उसका पूरा नाम, वो एक मैथमेटिशियन था और उसका पूरा नाम ऑगस्टस डी मॉर्गन था। ठीक है, डी मॉर्गन जो था वो एक मैथमेटिशियन था, उसका पूरा नाम ऑगस्टस डी मॉर्गन था। आपके पास ये बुक के ऊपर गिवन है, ऑगस्टस डी मॉर्गन वाला ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ठीक है, उसके बाद उसने 2 लॉज बनाए थे बेटा। उसने 2 लॉज किस तरह से बनाए थे, उसने कहा था कि आप कोई भी वैल्यूज़ लो, ये उसका जो है वो फर्स्ट लॉ था बेटा। ठीक है, और ये उसका जो है वो आपका सेकंड लॉ था। उसने कहा कि आप कोई सी भी वैल्यूज़ लो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालो और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, आपके पास आंसर सेम ही आएगा, दोनों साइड्स क्या आएंगी, बराबर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो आप पहले सॉल्व कर चुके हो, मतलब इससे पहले आपने 2 से 3 दफ़ा कर चुके हो, मीन्स आपके पास ये कंबाइन होकर आ गया है। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन है, जो तरीक़ेकार है, किस तरह से आपने जो क्वेश्चन नंबर 13 को, जो डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप सेपरेटली कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 8C के अंदर भी इसी तरीके का जो है वो एक क्वेश्चन आया था जो कि आपने प्रूव करना था। अगर आप बुक की एग्जाम्पल नंबर 14 देखोगे तो आपको ये जो लॉ है वो किस तरह से सॉल्व करना है वो ईज़िली समझ आ जाएगा बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 पे जाओगे बुक की, वहाँ पर आपके पास जो है वो बेटा फर्स्ट लॉ, ये पूरा आपके पास ये फर्स्ट लॉ प्रूव हुआ हुआ है मेरा बेटा। ठीक है, आप ये आपके पास फर्स्ट लॉ प्रूव हुआ हुआ है और ये आपके पास सेकंड लॉ प्रूव हुआ हुआ है। चाहो तो आप वर्डिंग नहीं लिखना, ये जो वर्डिंग्स आपको दी हुई है ये वर्डिंग्स आप नहीं लिखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो इसका
तरीक़ेकार जो है वो देख सकते हो। और जो आपकी वैल्यूज़ होंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 वाले क्वेश्चन को ही आपने सॉल्व करना है। सिर्फ जो है आपने इसके मेथड को देख लेना है, क्योंकि हालांकि ये तो मैंने बहुत सिंपल करवाया हुआ है। ये वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाया हुआ है, इसलिए मैंने बोला बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर मैं आपको मुझे बता देना, मैं करवा दूँगा। तो इन दी एंड हमारा जो असाइनमेंट है वो क्या है, हमारा जो असाइनमेंट है, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमने करना है, हमने क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि आपने वेन डायग्राम की मदद से बी के सेट को पता लगाना है, वो करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल्स टू और नॉट इज इक्वल्स टू, वो भी करनी है बेटा। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है बेटा, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी एग्जाम्पल आपने जो है वो कॉपी करनी है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नहीं करना एक्सरसाइज वाला। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा वो आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। वो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई भी है, वो आपने क्वेश्चन खुद से करना है, बस वैल्यूज़ चेंज है। इस तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ भी जो उसके पार्ट्स आ रहे हैं वो मैंने 1 से 2 दफ़ा आपको समझाए हुए हैं। मेथड आपने एग्जाम्पल 14 से देखना है, चाहो तो आप फर्स्ट लॉ पहले कर लो और उसके नीचे सेकंड लॉ कर लेना। और आपने जो वैल्यूज़ लेनी है वो क्वेश्चन नंबर 13 वाली लेनी है बेटा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और MCQs हैं। लेक्चर आपने लिया होगा अच्छे से, तो इंशाल्लाह ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स और MCQs हैं, इसके सारे आंसर्स आपको पीछे बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी जो है वो आपको आंसर गिवन होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसका सारा सॉल्यूशन जो है वो आपके पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ जल्द से जल्द। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हमारा ये चैप्टर इस वीडियो के अंदर वाइंड अप हो चुका है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, कीप शाइनिंग।